हाँ तो बच्चों अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपने ये जो टेस्ट था उसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं वो सॉल्यूशन में आपने कितना क्या करा होगा। आपने जो भी किया हो उससे मैच कर लेना, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपने प्रॉपर तरीके से कर पाया है या नहीं कर पाया। और अगर आप चाहते हो कि आप अपना ये चेक कराना चाहते हो जैसा भी आपने किया है, तो मैंने बताया था ये टेलीग्राम चैनल है आचार्य नाम के नाम से, इसमें एप्लीकेशन भी है इसकी। बट आप एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करना चाहते, नो प्रॉब्लम। आप अपनी जो भी आपने सॉल्यूशन लिखा है उसकी फोटो लें, पीडीएफ बनाए उसको, और इस टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दें। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में यहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, तो वहां पे आप सेंड कर सकते हो, या फिर आप इसमें जो मैं यहाँ सॉल्यूशन बता रहा हूँ उससे चेक कर सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्या लिखा है? व्हाट इज ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? तो सिंपल है भैया, हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज में मेन काम था कूलम साइंटिस्ट का, इसलिए ऐसा यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो होती है कूलम। या तो आप सिर्फ सी भी लिख सकते हो, बट सी मत लिखना, पूरा नाम लिख देना कूलम, और ब्रैकेट में सी भी लिख देना, दोनों काम हो जाएंगे। तो आपके माइंड में जो डाउट है कि सी लिखे हैं या कूलाम लिखे हैं, बहुत से स्टूडेंट रहते हैं घर में, दोनों लिख दो, ये क्या प्रॉब्लम है। 1 मार्क्स से क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 तक 1 मार्क्स से क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिखे है सामने। सेकंड, व्हाट इज वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू कितनी होती है? तो वो तो आपको पता है, सिंपल है। नहीं पता सर, चलो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे लिख लो 8.85 इंटू 10 टू दावर माइनस 12, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके। अच्छा, ये जो पेपर था ऑलमोस्ट एमपी बोर्ड के लेवल का है। नेक्स्ट जो पेपर आएंगे आपके अगले संडे से, एमपी बोर्ड के लिए अलग आएगा, सीबीएसई के अलग अलग, और आईएससी वाले बोर्ड्स के लिए अलग आएगा, तीनों के लिए सेपरेट पेपर आएंगे। गॉट इट? चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज? ये मैंने आपको बताया था, 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मैंने आपको बोला भी था कि भैया आप इसका डायरेक्ट आंसर याद कर लो कि 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैंने डायरेक्ट बोला था, तो होता है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। बहुत से स्टूडेंट्स ने क्या करा है, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 के बाद सिर्फ ई लिख दिया है। तो ई नहीं लिखना, आप पूरे लिखना इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सिर्फ ई जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। तो हो सकता है टीचर कंफ्यूज हो जाए, इसलिए आप पूरा लिख देना। ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। गॉट इट? चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया, समझा देता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो चार्जेस हैं आपके पास, एक है +1 माइक्रोकूलम और एक है +5 माइक्रोकूलम। देख लेते हैं, यहाँ पर एक चार्ज है आपके पास +1 माइक्रोकूलम का, यहाँ दूसरा चार्ज है आपके पास +5 माइक्रोकूलम। आर प्लेस्ड इन एयर, इसका मतलब जो मीडियम है वो एयर है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर फोर्सेस, आपको उनके जो फोर्स है उनका जो रेशियो वो फाइंड करना है। अब भैया आपको फोर्सेस से मतलब दो फोर्स चाहिए, तभी तो आप रेशियो फाइंड कर पाओगे। तो एक फोर्स हो जाएगा जो +1 वाला चार्ज लगा रहा है +5 के ऊपर, और दूसरा फोर्स हो जाएगा +5 वाला लगाएगा +1 के ऊपर। गॉट इट? तो ये दो चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। +1 लगा रहा है +5 के ऊपर, और +5 लगाएगा +1 माइक्रोकूलम के ऊपर। तो ये दो फोर्स हो गए। अब जब +1 +5 के ऊपर निकाले फोर्स लगाएगा, तो वो हम निकालेंगे KQ/R² से, KQ1 Q2/R² से। ऐसे ये दूसरे पे लगाएगा, वो भी हम निकालेंगे KQ1 Q2/R² से। गॉट इट? तो दोनों ही फोर्सेस हैं तो इक्वल ही ना। क्यों? क्योंकि दोनों में Q1 Q2 की वैल्यू सेम रहेगी, 1 1 5 1 5। R की वैल्यू सेम रहेगी, और K दैट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9, उसकी वैल्यू भी सेम रहने वाली है। तो इसका जो रेशियो आएगा वो 1:1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। गॉट इट? तो 1:1 हमारा रेशियो आ जाएगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन दे रखा है, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क, तो क्या होता है जब ग्लास रॉड को हम रब करते हैं सिल्क के साथ, तो क्या होता है? तो हमने आपको बताया था कि ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है।
कैसे चार्ज आता है बच्चों? ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, सिल्क के पास नेगेटिव चार्ज आता है। तो जब ग्लास रॉड के पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल के सिल्क के पास पहुंच जाएंगे, ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और सिल्क के पास पहुंच जाएंगे। तो हम लिखेंगे कि भैया ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन सिल्क को दे रहा है। इट, तो ग्लास रॉड के लिए लिखा है, तो ग्लास रॉड क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इट गिव्स इलेक्ट्रॉन्स टू सिल्क, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। ग्लास रॉड इलेक्ट्रॉन्स को सिल्क को दे देगा, तभी तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी और हमारा ग्लास रॉड पॉजिटिव बन जाएगा। गॉट इट? चलिए, एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, इसको मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से लिख के दिखा देता हूँ आप लोगों को आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर अपन व्हाइट पेन ले लेते हैं। तो 8th क्वेश्चन क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है ये अपन को यहाँ पे देखना है। तो हमें पता है जब दो या दो से ज्यादा फोर्सेस या बहुत सारे फोर्सेस किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर जब फोर्स लगाते हैं तो उस पर जो नेट फोर्स होता है वो इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट, लिख देते हैं यहाँ से स्टार्ट कर सकते अपन, बिकॉज 2 मार्क्स का है इसलिए अपन छोटा ही लिखेंगे। इट स्टेट्स दैट द नेट फोर्स, हो सकता है जो मैंने पहले डेफिनेशन लिखाया जो अब डेफिनेशन लिखा रहा हूँ थोड़ा बहुत अंतर हो लैंग्वेज। द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी भी चार्ज पर जो नेट फोर्स लग रहा है इज इक्वल, वो इक्वल होता है टू द सम ऑफ, टू द सम नहीं वेक्टर सम, क्योंकि हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, टू द वेक्टर सम, वेक्टर सम ऑफ क्या होंगे? इंडिविजुअल फोर्सेस। इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा, ऑफ इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, सभी स्टूडेंट्स ने सिर्फ इसका डेफिनेशन लिखा है और मैंने उनको 2 मार्क्स भी दे दिए, कोई बात नहीं। बट आप अगर इसको डायग्राम भी बना देते हो तो टीचर इंप्रेस हो जाता है। टीचर को इंप्रेस करने से ऐसा कोई वो नहीं है कि सर इंप्रेस करके क्या करेंगे, हमें कौन सी उनसे शादी करनी है। इंप्रेस करने का मतलब ये है कि अगर टीचर इंप्रेस हो जाता है, मान लो आपके आगे के क्वेश्चन नहीं आता, आपको कोई आगे क्वेश्चन मान लो नहीं आ रहा है जिसको आपने घुमा फिरा के आंसर लिखा है, तो यहाँ पे अच्छा लिखा है तो टीचर सोचता है यार उसने आगे तो अच्छा लिखा है ना, तो फिर वो वहां पे जो मार्क्स होते हैं ना उसको बैलेंस कर लेते हैं। अगर वहां पे एक मार्क्स कट रहा होगा और यहाँ पे आपने अच्छे से लिखा है तो फिर वहां पे वो मार्क्स नहीं काटेंगे, समझे? तो ये होता है इंप्रेस करने का मीनिंग। गॉट इट? तो अपन इसमें लिख भी दें, अगर मान लो कि यहाँ पे मान लो हमारे पास चार्ज है क्यू, यहाँ से ये चार्ज यहाँ पे मान लो रखा है Q1, Q1 Q के ऊपर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये मान लेते हैं F1 है ना। ऐसे ही यहाँ पे मान लो Q2 चार्ज रखा है तो Q2 Q के ऊपर फोर्स लगा रहा है, ये हो जाएगा F2। ऐसे ही मान लेते हैं यहाँ पे Qn है, तो Qn जो चार्ज है वो Q पे फोर्स लगाएगा, वो Fn हो जाएगा, वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर जो टोटल फोर्स होगा दैट इज F वेक्टर या F नेट वेक्टर इज इक्वल टू इंडिविजुअल फोर्सेस के सम के बराबर हो जाएगा। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सिंपल। गॉट इट? आई थिंक 7th क्वेश्चन था ये 7th क्वेश्चन है। तो ये इतना लिखना लिखा होगा अगर आपने तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे 2/2। गॉट इट? चलिए अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है? वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती है वो क्लोज लूप नहीं बनाती है। तो एक तो इसका ये है कि वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को शो करती है, एक तो ये है कि वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को शो करती है ना, इसलिए क्लोज लूप नहीं बनाती। और दूसरा आप लिख सकते हो क्यों, क्योंकि हमने आपको बताया था प्लस क्यू चार्ज है यहाँ पर और ये माइनस क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है वो रेडली आउटवर्ड निकलती है और माइनस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी वो उसके अंदर तरफ निकलेंगे ऐसे। तो यहां से अपन समझ में आ रहा है कि वो वापस नहीं आ रही है, तो आप इसको लिख सकते हो बिकॉज, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इज always radially outwards, is always radially outward and due to minus q charge,
प्लस क्यू से निकलती है बाहर की तरफ, एंड माइनस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है इज ऑलवेज रेडियली इनवर्स, is always radially inwards. Hence they means electric field lines do not form do not form closed loops to show conservation of charges, to show conservation of charges. ये आप अगर लिख जाते हो तो आपका आंसर फुल मार्क्स मिल जाएंगे, टू शो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ड्रॉ डायग्राम ऑफ इक्वाटोरियल पोजीशन। इक्वाटोरियल पोजीशन का आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है यहाँ पर, ठीक है, सिर्फ डायग्राम बनाना है। तो हमें पता है डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं, यहाँ मान लेते हैं माइनस प्लस क्यू ले लें, चलो यहाँ प्लस क्यू ले लेते हैं अपन, और यहाँ पर अपन माइनस क्यू ले लेते हैं। कंफ्यूज मत होना, कुछ बच्चों ने कंफ्यूज रहते हैं कि सर देखो यहाँ तो आप माइनस क्यू ले लो, उन्होंने यहाँ माइनस क्यू लिया होगा, यहाँ प्लस क्यू। मैं दोनों तरीके से आंसर बता रहा हूँ, इनमें से कोई एक बना के आना है आपको, और लगा रहा हूँ इनके बीच में। ठीक है, हो सकता है आप दोनों में, आपने यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने प्लस क्यू लिया माइनस क्यू लिया, कुछ स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने ये वाला पोर्शन ले रखा हुआ माइनस क्यू प्लस क्यू वाला। ठीक है, तो कैसे है समझना। यहाँ पे दो चार्जेस हैं, तो ये डाइपोल बन गया, इधर भी डाइपोल है और यहाँ पे भी डाइपोल है, दोनों ये डाइपोल बन गए। सेट कर लूंगा अपने आपको, हाँ जी, ये दोनों डाइपोल है। एक इनका एक मिड पॉइंट ले लेते हैं ओ, और इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं हमारे पास कितनी है 2l है। सेम यहाँ पे भी इनका मिड पॉइंट है ओ, इनके बीच की डिस्टेंस है 2l। कोई एक डायग्राम बनाना होगा आपने, और एक ही डायग्राम बनाना, ठीक है। ओ से परपेंडिकुलर एक पॉइंट ले लेते हैं अपन पी, ये एक परपेंडिकुलर अपन ने पॉइंट ले लिया जो ओ से एकदम परपेंडिकुलर पोजीशन पर है, 90 डिग्री के उस पर है, लाइक दिस। ठीक है, अब प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू रखा है, तो प्लस क्यू से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, रेडियली आउटवर्ड, दैट इज E1। प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने E1 मान लिया। यहाँ पे जो माइनस क्यू चार्ज है, ये रहा माइनस क्यू चार्ज, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कैसे, अरे ये गलत बना गया, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो कहाँ बनेगी, रेडियली इनवर्स बनेगी, अंदर की तरफ बनेगी, है ना। तो ये हो गया इसके लिए अंदर की तरफ, इसका हम ले लेते E2 वेक्टर। पहले इसको समझ लें फिर इसको समझा दूंगा, ठीक है। तो ये E1 वेक्टर हो गया, E2 वेक्टर हो गया। ये हमने आपको बताया था ये एंगल हम थीटा एज्यूम करते हैं, सेम यहाँ पे हम ये वाला एंगल भी थीटा एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब हमें डायग्राम बनाने के लिए हम एक लाइन मान लेते हैं, पी पॉइंट से एक लाइन जा रही है, ये वाली दिख रही है ये लाइन आपको, जो ये जो लाइन है, ये इसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, ए बी के पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है, ये अलग अलग कलर से लाइन बनी हुई है। तो जब ये एंगल थीटा है, इट मीन्स ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा, ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। क्लियर, क्योंकि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, होगा कि नहीं होगा, है ना, होगा। ऐसे ही ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये वाला एंगल E1 इस लाइन से जो एंगल बनाएगी वो भी थीटा है, E2 इस लाइन से जो एंगल बना रहा है वो भी थीटा है। जिस वजह से क्या होगा, हम इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देंगे, E1 और E2 को दोनों। E1 के जब कंपोनेंट्स लेंगे तो यहाँ पर देखो थीटा एंगल बन रहा है, इसलिए E1 के लिए आ जाएगा E1 cos थीटा, और E1 का जो साइन थीटा वाला कंपोनेंट होगा, अरे ये लाइन भी सीधी नहीं खींचती, इसकी लाना पड़ेगा ऐसे रख के खर। तो E1 साइन थीटा आ जाएगा ऐसे एकदम सीधा, सीधा बनाओ सर, सीधा E1 साइन थीटा, ये आ जाएगा E1 साइन थीटा, ऐसे। ऐसे ये जो E2 है, तो E2 के लिए जो आएगा, कलर चेंज करना है, ग्रीन कर लेते हैं, तो E2 के लिए हो जाएगा E2 cos थीटा। जिस डायरेक्शन में E1 cos थीटा जा रहा है उसी डायरेक्शन में आ जाएगा E2 cos थीटा। लेकिन E2 के लिए जो E2 साइन थीटा आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, दिख रहा है, ये आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा E2 साइन थीटा। कोई कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है तुम लोगों को, पता चले कलर ही ना दिख रहा हो कोई सा। तो ये आ जाएगा E2 साइन थीटा और ऊपर हो जाएगा E1 साइन थीटा। इतना आपने डायग्राम बना लिया तो डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, इस वाले को और समझा दूं इसमें कैसे करना है, कुछ बच्चों ने ये वाला डायग्राम बनाया होगा। तो देखो डायग्राम ये बनाओ चाहे ये बनाओ, दोनों सही है। तो देखो माइनस क्यू से ये इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, तो माइनस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन यहाँ मान लेते हैं E1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्लस क्यू से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो E2 हो जाएगी, तो प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी बाहर की तरफ, तो ये हो जाएगा E2 वेक्टर। और E1 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी माइनस, इस वाले में देखो माइनस क्यू को हमने E1 माना है, इसमें हमने प्लस क्यू को, तो एक डायग्राम देखना कोई, चाहे ये वाला चाहे ये वाला, जो कंफ्यूज होगा वेल फिर कहोगे सर ने कंफ्यूज और कर दिया। बच्चों ने दोनों में से कोई सा भी डायग्राम बनाया होगा, इसलिए मैं दोनों सबको बता रहा हूँ, तो बच्चे कहेंगे अरे सर हमने तो सही बनाया था, हमारे टीचर ने तो यही समझाया था, आप गलत बोल लो ऐसे कैसे।
ठीक है, ये हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे अपन एक लाइन खींची थी, ऐसे यहाँ पे एक पी पॉइंट से आते हुए एक लाइन खींचेंगे अपन, ये पी पॉइंट से आते हुए एक लाइन है। जैसे ये एंगल थीटा था, ऐसे ही सेम एंगल ये वाला भी थीटा हो जाएगा, और ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, थीटा हो जाएंगे। क्या हो गया आपने लैपटॉप से पढ़ाने में प्रॉब्लम होती है, आंखें दर्द करती है। चलिए, तो अभी ये E1 जो है, E1 नीचे की तरफ जा रही है, तो E1 के जो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट यहाँ हुआ E1 का, तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा यहाँ पर E1 का, इसको हम बोलेंगे E1 cos थीटा। ये कैसे डिवाइड करते हैं, तो अगर आप बोलो तो मैं आपको वेक्टर्स का समझा दूंगा कैसे डिवाइड किया जाता है। ऐसे E2 अगर हम लेते हैं, E2 को मैं दूसरे कलर से लेता हूँ, ग्रीन से। E2 का अगर हम लेते हैं तो ऊपर चला जाएगा E2 का E2 साइन थीटा, ठीक है, और इधर चला जाएगा उसका E1 साइन थीटा, E1 साइन थीटा। तो ये दोनों डायग्राम सही है। अब आपके ऊपर डिपेंड है, आपने यहाँ पे कौन सा माइनस क्यू लिया है, प्लस क्यू लिया है, या प्लस क्यू माइनस क्यू लिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों ही डायग्राम सही है। गॉट इट? चलिए, इस वीडियो को देखना, पूरी वीडियो देखना। चलिए, अब करते हैं अपन 10th क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, आधे घंटे से ऊपर की नहीं होगी वीडियो। 10th क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई कूलम्ब्स फोर्स फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें आपको दिख नहीं रहा होगा एक्चुअली में। ये 10th क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई कूलम्ब्स लॉ जो है न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करता है, ये एक्सप्लेन करना है। तो सिंपल सी बात है, हमने पता है, हमको पता है, वी नो फ्रॉम न्यूटन्स, न्यूटन्स नहीं, वी नो फ्रॉम कूलम्ब्स वेक्टर, कूलम्ब्स वेक्टर फॉर्म, या वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म से हमको पता है। क्या पता है? कि जैसे मान लो यहाँ पे आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, आपने डायग्राम नहीं बनाया होगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए आप डायग्राम बनाना इसके ऊपर। जैसे ये Q1 चार्ज है, और यहाँ पे हमारा Q2 चार्ज है, ठीक है। Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इसको अपन ने मान लिया। Q2 के ऊपर लग रहा है तो Q2 के ऊपर बाय Q1। डायग्राम बनाना पड़ेगा भाई साहब, नंबर अगर मैंने दे दिए हैं आपको अलग बात है, बट आपको डायग्राम प्रॉपर तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन Q2 चार्ज बाय Q1, और Q2 भी, Q2 जो है वो भी Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो वो हो जाएगा F12, मतलब फोर्स ऑन 1/2। अब ये दोनों फोर्सेस क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है और इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, तो अपन लिखेंगे देयरफॉर F12 वेक्टर इक्वल है माइनस ऑफ F21 के, मतलब इक्वल है बट कैसा है, अपोजिट है। तो यही तो हमने न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था, कि जब भी एक्शन होती है तो उसके अपोजिट एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होती ही होती है ना। क्लियर? जैसे अगर मान लो आपने गल में चाटा मारते हो तो डेफिनेटली आपके हाथ में भी जो झंझनाहट आती है कि नहीं आती, तो वो किस वजह से, क्योंकि यहाँ से आपके हाथ पे भी फोर्स लगा है। तो ये होता है न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को फॉलो करना। तो अपन लिखेंगे फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस रिलेशन या फ्रॉम हियर वी कैन से, we can say that Coulomb's law, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं ना, Coulomb's law follow follows न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें आप थोड़ा सा एड ऑन भी कर सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या, उसको भी लिख सकते हो, तो उससे और एड ऑन हो जाएगा आपका और अच्छा आंसर लगेगा। ठीक है, चलिए इधर आगे क्या ये, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, आप लोगों के सामने ये लिखा हुआ है, एक्सप्लेन चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन आपको प्रूफ करना है, तो ये चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है। तो मैंने चार्जिंग बाय इंडक्शन का आपको डेफिनेशन भी बताया था, लेकिन अगर आपसे 2 मार्क्स में पूछा जाए कि चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, तो आप उसका डायग्राम बनाना। देखो, फिजिक्स में अगर आप डायग्राम बना के आते हो तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा, है ना। और मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, एग्जामिनर अगर आपसे इंप्रेस होता है उसका मीनिंग क्या होता है। उसका मीनिंग ये है कि अगर आपके आगे वाले किसी क्वेश्चन में नंबर कट रहे होंगे तो टीचर आपके लिए काम करने लगेगा, वो आपके नंबर नहीं काटेगा। इसको बोलते हैं टीचर को इम्प्रेस करना। ठीक है, वो कैसे इम्प्रेस करोगे, अपनी राइटिंग से, अपने वे ऑफ प्रेजेंटेशन से, अपनी लैंग्वेज और डायग्राम वगैरह बनाओगे, उससे टीचर इंप्रेस हो जाएगा, टीचर को और क्या चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन है, मैंने आपको बताया था, एक अनचार्ज बॉडी होती है, उसके पास हम एक चार्ज बॉडी को लेके आ जाते हैं, मान लो माइनस चार्ज इसके ऊपर, जैसे ही लेके आते हैं, इनिशियली अनचार्ज थी, जैसे इसके पास लेके गए तो यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज आ जाएगा,
और इसके अपोजिट यहाँ पे माइनस 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 चार्ज आएगा। अभी हमारे पास ये चार्ज बॉडी रखी हुई है पास में ही, ये अनचार्ज बॉडी को अगर हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, किससे कनेक्ट कर देते हैं, ग्राउंड से, ये ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, तो ये जो माइनस का चार्ज है वो गायब हो जाएगा। और लास्ट केस जब हम इसको भी हटा देते हैं और ग्राउंड को भी हटा देते हैं, तो पूरी चार बॉडी के ऊपर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहां से हम देखो एक अनचार्ज बॉडी को हमने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। इन दोनों को हमने एक दूसरे से टच नहीं कराया। अगर हम इन दोनों को टच करा देंगे तो वो कहलाएगा कंडक्शन। क्या कहलाएगा, कंडक्शन कहलाएगा। लेकिन हम यहाँ पे इसको टच नहीं करा रहे, है ना। यहाँ पे जनरली ये कौन सी बॉडी अनचार्ज होगी, ठीक है, ये अनचार्ज बॉडी होगी और ये चार्ज बॉडी। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इट इज अ मेथड, इट इज अ मेथड लिख सकते हो आप, प्रोसेस लिख सकते हो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, ये चार्ज करने का एक तरीका है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, कैसे करते हैं, इन विच, जिसके अंदर, इन विच एन अनचार्ज बॉडी, या चार्ज लिखो, इन विच अ चार्ज्ड बॉडी, एक चार्ज्ड बॉडी को पास में लेके आएंगे। अ चार्ज्ड बॉडी इज, लेकर आना मतलब ब्राउट, इज ब्राउट नियर टू एन अनचार्ज बॉडी, एक अनचार्ज बॉडी के पास में लेकर आएंगे, टू एन अनचार्ज बॉडी विदाउट, विदाउट टचिंग ईच अदर, मतलब ऐसे लेके आना है कि वो एक दूसरे को टच नहीं करें, विदाउट टचिंग। एक प्रोसेस चार्जिंग की जिसके अंदर एक अनचार्ज बॉडी, एक चार्ज बॉडी को एक अनचार्ज बॉडी के पास में लाते हैं जबकि उसके एक दूसरे से टच नहीं करेंगे, देन अनचार्ज बॉडी इज चार्ज, देन अनचार्ज जो बॉडी है वो चार्ज हो जाती है, अनचार्ज बॉडी गेट्स, गेट चार्ज, गेट चार्ज। सो ये जो पूरा प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 12th पर। डायग्राम बना दिया करो, नहीं भी आएगा अगर आप डायग्राम से भी समझा देते हो ना तो टीचर इंप्रेस हो जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या लिखा है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल्स। ओहो बताओ क्या क्वेश्चन है यार, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को डिफाइन करना है। किसको नहीं आया होगा ये क्वेश्चन, आप लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल्स को डिफाइन नहीं कर पाए, बिल्कुल कर पाओगे। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो लिखते हैं इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल, इसमें क्या होता है, दो इक्वल होते हैं बट एक दूसरे से कैसे होते हैं, अपोजिट। इट इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, दो चार्ज होंगे जो इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे और एक दूसरे सेपरेट होंगे, सेपरेटेड वाया स्मॉल डिस्टेंस, वाया स्मॉल डिस्टेंस। किसी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, स्मॉल डिस्टेंस अपन मान लेते हैं आर है ना, उस डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं। तो ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डायग्राम बना दो, यहाँ माइनस क्यू चार्ज ले लेते हैं अपन, यहाँ पे हमने प्लस क्यू चार्ज ले लिया, इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट मान लेते हैं, इसकी डिस्टेंस अपन आर मान लेते हैं, खत्म। इतना हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल, जितना पूछा गया था उतना अपन लिख दिया। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं अपन, जल्दी से फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है जी, क्या हो गया 13। क्या लिखा है, ड्राइव द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। अच्छा ये आपने 3 मार्क्स से क्वेश्चन आ गए, 2 मार्क्स से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 1 मार्क्स से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आपने आ जाते हैं 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन को क्या करना है, 13 क्वेश्चन अपन इक्वेटोरियल पोजीशन को ड्राइव करना है। तो देखो गलती क्या करते हो आप लोग, सिर्फ डायग्राम बना देते हो, डेरिवेशन कर देते हो, बट उसकी लैंग्वेज लिखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट रखती है जितना डायग्राम बनाना या उसका डेरिवेशन करना। स्टेप मार्किंग होती है तो भैया लैंग्वेज तो आपको लिखनी पड़ेगी, भले थोड़ी सी लिखो लेकिन आपको लैंग्वेज तो लिखनी पड़ेगी। किसी भी बोर्ड में हो आप, चाहे एमपी बोर्ड में, सीबीएसई में, चाहे आईएएस में, तो आपको लैंग्वेज तो लिखनी ही लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए कैसे लिखोगे, इक्वाटोरियल पोजीशन है तो सबसे पहले आप यहाँ पे ऐसे हेडिंग डाला करो, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लिखा करो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वाटोरियल पोजीशन। तो उससे टीचर को क्लियर होगा कि हाँ भैया इक्वाटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने का डेरिवेशन बच्चे ने यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें अपन कंसीडर कर लेंगे, लेट अस कंसीडर, एकदम फ्री माइंड जाया करो, पता एग्जाम देने, एकदम फ्री माइंड, रिलैक्स, बढ़िया 10 घंटे की नींद, है ना, और बढ़िया खाना खा के एकदम पेट फुल, एकदम इतना पेट फुल कर लिया कि नींद आ रही है, सर क्या करना है, इक्वेटोरियल पोजीशन, अभी तो सर नींद आ रही है, एकदम ऐसे करना है ना। चलो तो यहाँ लिखेंगे लेट अस कंसीडर टू, लेट अस कंसीडर अ डाइपोल। एक डाइपोल है, डाइपोल का नाम दे देते हैं अपन ए बी। डाइपोल में 2 चार्जेस होते हैं इसलिए देते हैं हैविंग चार्जेस, हैविंग चार्जेस
माइनस क्यू रख लेते हैं ए पॉइंट पर, एट पॉइंट ए पॉइंट पर अपने माइनस क्यू चार्ज रख लिया है, एंड प्लस क्यू चार्ज रख लेते हैं एट पॉइंट बी पॉइंट पर अपन ने प्लस क्यू चार्ज रख दिया। ठीक है, हाँ, और लिख देंगे आर सेपरेटेड, ये दोनों जो चार्जेस है ना वो दोनों चार्ज एक दूसरे से सेपरेट है, आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, इसको अपन डायपोल लेंथ बोलते हैं। कितनी मान लें स्मॉल डिस्टेंस, 12 मान लें, 12 मान लेते हैं, दोनों एक दूसरे 12 डिस्टेंस पर है। ठीक है, फुल स्टॉप। अब एक पॉइंट है जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो हम लिखते हैं वी नीड टू फाइंड, हमें जिस पॉइंट पे फाइंड करनी है वो लिख देंगे वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, किस पे फाइंड करनी है, एट पॉइंट पी पॉइंट पर, विच इज, अब वो जो पी पॉइंट होता है ना वो आर डिस्टेंस पर है, विच इज एट डिस्टेंस आर, कहां से आर, फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल, फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। देखो डेरिवेशन ऐसे आपने वीडियो देख ली बस पहुंच गया एग्जाम देने तो नहीं होती भैया, है ना, समझो, रियलिटी को समझो, है ना, सत्य से अवगत हो, क्या बोलते हैं, सत्यता से पहचान करो अपनी, उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ यही रियलिटी है। आप एक बार वीडियो देख ली और गए बड़े एग्जाम में तो भाई इतने बड़े तो नहीं है अपन, है ना, कि एक बार अपन को याद हो जाए, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार लिखो, 5 बार लिखो, 6 बार लिखो, लेकिन लिखोगे तभी आगे प्रैक्टिस होगी, है ना। गॉट इट, समझ में नहीं आ रहा तो आप वीडियो को देखो, नहीं तो फिर आपको अपना नंबर दे रखा है वहां पर मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी विच इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ डाइपोल। तो इसका डायग्राम बना ले अपन जल्दी से फटाफट, अभी बनाया था अपन ने पीछे, फिर भी बना लेते हैं। ये मान लो ए पॉइंट है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखा है, यहाँ से आर डिस्टेंस पर बी पॉइंट है जहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अपन ने 2L मान ली, लैग क्यों कर रहा है। यहाँ पर पॉइंट ओ है, ओ से एक पॉइंट है ये पी, कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, क्लियरली लिखा है क्वेश्चन में आर डिस्टेंस पर है। लैंग्वेज इसलिए लिखी आती है ताकि टीचर का क्लियर हो जाए, टीचर का माइंड सेट हो जाए, इतनी सारी कॉपी चेक कर रहा है, किसी ने कुछ लिखा है, किसी ने कुछ लिखा है, अब वो क्या माने आपने क्या लिखा है, इसलिए क्लियर होना चाहिए हर एक चीज, एवरीथिंग शुड बी क्लियर। ठीक है, तो ए से इलेक्ट्रिक फील्ड पी पर निकालेंगे, ए पर कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो ए से जो पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कैसे आएगी, इस डायरेक्शन में आएगी, इसको अपन E1 मान लेते हैं। ठीक है, ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो बाहर की तरफ आएगी, बाहर की तरफ आएगी मतलब इस डायरेक्शन में आएगी। ये लैग क्यों कर रहा है भाई इतना, बताओ बच्चों, क्यों कर रहा है इतना लैग, तो ये हो जाएगा E2 वेक्टर और ये हो जाएगा हमारा E1 वेक्टर। गॉट इट, अब हमने बोला था ये एंगल हमारा थीटा होता है और हम एक लाइन यहाँ से ऐसे डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉट करते हैं, तो ये जो E2 है वो भी इस लाइन से थीटा एंगल बनाएगा और जो E1 है वो भी इस लाइन से थीटा एंगल बनाएगा। उसके रीजन है, देखो ये वाला थीटा, E1 जो थीटा बने रही है, ये दोनों इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली, सॉरी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो जाएंगे, दो लाइन से दो लाइन, तो एक पैरेलल लाइन कट करती तो ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, है ना, ट्रांसवर्सल की सेम साइड वाले एंगल, तो इसलिए दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो E1 की अब हम कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर E1 का कंपोनेंट आ जाएगा, कलर चेंज कर लें, कर लेते हैं, तो यहाँ पर E1 का कंपोनेंट आ जाएगा E1 cos थीटा, ऐसे यहाँ पर E2 का कंपोनेंट भी आ जाएगा E2 cos थीटा, ये दोनों कंपोनेंट तो इधर आ जाएंगे, है ना, यहाँ पर हो जाएगा हमारा E2 sin थीटा, E2 जो बाहर निकल रही इलेक्ट्रिक फील्ड उसका साइन कंपोनेंट, और यहाँ आ जाएगा E1 sin थीटा, E1 sin थीटा, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये बताना पड़ेगा कि E1 और E2 एक दूसरे के बराबर है, तो वो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देंगे अपन, है ना। चलिए, तो मैं थोड़ा सा स्पीड से कराऊंगा क्योंकि इसकी मैं मेन वीडियो तो आपको दे चुका। ओ भाई पूरा कहाँ चला गया ये, कहाँ गया, ओ माय गॉड, देख लेना यार तुम्हारे पास तो होगा रिकॉर्डिंग में, देख लेना पीछे से, चलो मेरे पास तो गायब हो गया। हाँ जी, तो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाल लेते हैं अपन प्लस क्यू चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, वैसे मैं ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, आप वहां की वीडियो देख सकते हो प्रॉपर उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमें स्पीड से करा देता हूँ। तो प्लस क्यू चार्ज से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड मानी थी E2, तो E2 इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो अपन ने प्लस क्यू को रखा था बी पॉइंट पर, तो बी से लेके पी तक की डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है, तो E2 इक्वल्स टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू हो जाएगा, और बीपी निकालना है अपन को, ये देख लो यहाँ से ऐसा ट्राइंगल बन रहेगा अपना, ये ए है अपना, ये बी है अपना,
ये यहाँ से यहाँ तक ये O था, ये मिड पॉइंट था, ये L हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस L हो जाएगा, और ये डिस्टेंस R है। तो हमें ये BP निकालना है। तो ये आपको दिख रहा है हाइपोटेनियस है, तो ये हो जाएगा √R² प्लस L²। बट हमें यहाँ पे BP का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा और हो जाएगा R² प्लस L²। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। माइनस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन ने E1 माना था, तो इसलिए E1 इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0। ये हो जाएगा Q अपॉन AP, AP का स्क्वायर, तो AP भी हमारा सेम वही आने वाला √R² प्लस L², और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा R² प्लस L²। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो E1 और E2 की वैल्यू अगर हम देखें, E1 और E2 बराबर है, तो अपन लिखेंगे सिंस E1 sin थीटा एंड E2 sin थीटा। E1 sin थीटा कहाँ लग रहा था, नीचे की तरफ लग रहा था, और E2 sin थीटा लग रहा था ऊपर की तरफ। तो ये दोनों क्या होंगे, आर इक्वल है, दोनों एक दूसरे इक्वल है, बट कैसे है, अपोजिट है। आर इक्वल बट अपोजिट, तो एक दूसरे क्या कर देंगे, देयरफॉर दे विल कैंसिल ईच अदर, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। एक ऊपर लग रहा है, एक नीचे लग रहा है, देयरफॉर दे विल कैंसिल ईच अदर। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा लग रहा था 2 E1 cos थीटा, और यहीं पर लग रहा था हमारा E2 cos थीटा। तो लिखेंगे देयरफॉर ई नेट जो होगा ना, जो ई नेट होगा, वो दोनों को ऐड करने से मिल जाएगा। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों को हम ऐड कर देंगे, बिकॉज दोनों बराबर हैं, तो ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा। ठीक है, E1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 1/4πε0 Q अपॉन, ये हो जाएगा हमारे पास R² प्लस L², और cos थीटा एज इट इज। अब अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, अगली स्टेप में cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। थक गए ना अपन तो क्वेश्चन करते करते। तो सर बताओ हमारा क्या होगा, अरे बेटा आप हम cos थीटा क्या होता है, तो cos थीटा यहाँ पे हो जाएगा ये थीटा। तो cos मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है इसका भैया, बेस ये है, हाइपोटेनियस ये है, तो ये हो जाएगा हमारे पास L अपॉन √R² प्लस L²। तो ये 2 को हम यहाँ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू, ये हो जाएगा 2QL अपॉन R² प्लस L² की पावर 3/2। 3/2 क्यों बच्चा, क्योंकि यहाँ पे देखो R² प्लस L² की पावर 1 है, और यहाँ पर R² प्लस L² की पावर 1/2 है। तो जब पावर सेम होती है तो बेस सेम होते हैं, तो पावर में मल्टीप्लाई ऐड हो जाती है। तो 1 को जैसे ही हम 1/2 में ऐड करेंगे, ये हमको 3/2 दे देगा। ठीक है, चलो, तो अब हम इसमें ये अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे कि R जो होता है बहुत बड़ा होता है L से, देयरफॉर ई नेट कितना आ जाएगा, 1/4πε0। ये तो हमारा भैया मोमेंट बन जाएगा, डाइपोल मोमेंट P, पता है ना 2QL को P बोलते हैं, तो P अपॉन, जब L छोटा है तो L² और भी छोटा होगा, तो L² को नेग्लेक्ट कर देंगे हम, और जैसे ही हमने L² को नेग्लेक्ट किया, तो ये रह जाएगा हमारे पास R² की पावर 3/2। ओके, तो R² से ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैं यही लिख देता हूँ, क्यों फालतू में पेज बर्बाद करूं, है क्या नहीं। तो ई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 P अपॉन, बोलो बोलो बोलो, R³ बोला ना बाबा, आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला। ई नेट इक्वल टू 1/4πε0 P अपॉन R³ वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो बस एक माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी इस डायरेक्शन में, और डाइपोल मोमेंट जाएगा -Q से +Q की डायरेक्शन में, ऐसे। तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ जाता है, अगर हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तब। ओके, चलो, बड़ा सा क्वेश्चन था 13, जल्दी से फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 लिखा है ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस। ड्यू टू मल्टीपल ऑफ चार्जेस मतलब ये प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ चार्जेस का फॉर्मूला है। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस वाला है फॉर्मूला, तो अब तो इसको तो कर लेना, आप थक गए। इसका डेरिवेशन देख लेना, सिंपल सा है, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे चार्जेस होते हैं, है ना। इसको चलो मैं आपको अगले उसमें कवर करा दूंगा, ठीक है। सिंपल है, उसमें कुछ नहीं होना। देखो यहाँ पे मान लो एक देख ही लेते हैं, यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है, यहाँ Q3 चार्ज है, ऐसे Qn चार्जेस है। तो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे ऐसे ऐसे, सभी को पावर आप पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, तो Qn की इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगी En वेक्टर, Q2 की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो जाएगी, अपने पास हो जाएगी E2 वेक्टर, और Q3 की इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी अपने पास E3 वेक्टर। यहाँ पॉइंट रखना, चार्ज मत रखना, ये पॉइंट है, कोई पॉइंट है P।
तो बस सबका इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आता है। तो ये तो बहुत सिंपल है, देख लेना। नहीं तो डेरिवेशन वैल्यू मैंने लिंक दे रखी है। भाई तो क्या हो गया, चलो 14 हो गया। 15 व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस दे रखे हैं 30 सेंटीमीटर अपार्ट है, इनकी अपन को इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना है। चलो ये निकाल, तो न्यूमेरिकल्स को कैसे करते हैं, सबसे पहले लिखना होता है गिवन। दो चार्जेस दे रखे हैं Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू, चार्जेस में भूल गया, भूला रे बाबा मैं तो भूला। 2 इंटू 10 टू द पावर, 3 इंटू 10 टू द पावर और 30 सेंटीमीटर। याद कर लिया, हम बोलो। बोलते नहीं है यार तुम लोग तो, सच में कैसे बच्चे हो यार तुम। है बच्चा, जब मैं बच्चा था, मतलब बच्चा था भी बच्चा बड़ा होता है। Q1 इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -7 है और Q2 इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर -7 है। ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर अपार्ट है। कितने सेंटीमीटर अपार्ट है? 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। डायग्राम देखना चाहते हो तो ये रहा Q1, ये रहा Q2, ये 30 सेंटीमीटर यहाँ गए, आ गए। डायग्राम बना लिया। बस क्या करना है, इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? फोर्स। फोर्स निकालना है, फोर्स निकालना है। तो हम कर देंगे यहाँ पे वी नो करके। हमको पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो वी नो एफ इज इक्वल्स टू, वी नो वी नो वी नो वी नो वी नो एफ इज इक्वल्स टू, क्या वी नो, नहीं ना, वी नो हम जानते हैं कि अच्छा एफ इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एफ दे रखा है, नहीं एफ तो सर निकालना है। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन। आज आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी है। एक है हमारे स्टूडेंट, नाम नाम लेंगे आप? चलो नाम ले लेते हैं, विवेक नाम है उनका। विवेक नाम है, विवेक, हाँ। विवेक नाम का एक छात्र है, हमारी क्लास में आता है। वो इतना महान इंसान है, उसने 4 की वैल्यू रखी, फिर पाई की वैल्यू रखी, फिर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखी, और उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डायरेक्ट याद थी। जैसे कि मेरे को याद है 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। बट वो महाशय इतने महान है कि उन्होंने 4 की वैल्यू, पाई की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तीनों वैल्यूज रखी, क्योंकि वो आईएससी में है और आईएससी बोर्ड में कैलकुलेटर अलाउ होता है, इसलिए कैलकुलेटर सॉल्व कर लिया। लेकिन आप ऐसे मत करना, आप डायरेक्ट 9 इंटू 10 की पावर 9 ही लिख देना। ठीक है, इंटू Q1 Q2। हाँ सर हम तो समझदार हैं, आपके इस विवेक जैसे सुना है, बिल्कुल सही बात है। तो Q1 है 2 इंटू 10 की पावर -7 इंटू Q2 है 3 इंटू 10 की पावर -7, तो 3 -10 होगा -7 अपॉन R कितना है 30 सेंटीमीटर। तो अब बच्चे यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स गलती करते हैं, 30 सेंटीमीटर को 30 सेंटीमीटर ही लिख देते हैं, है ना। ऐसे कुछ बच्चों ने किया है। और एक स्टूडेंट और है हमारा, जिसने 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, बट उसने उसका स्क्वायर नहीं लगाया। तो 30 सेंटीमीटर को अपन जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो अपन उसको ऐसे लिख लेते हैं, जिसको अपन लिखेंगे, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 3 इंटू 10 टू द पावर -1। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझा दूं? हाँ। तो एफ इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दें क्या? चलो नहीं करते हैं, लिख देते हैं 9 इंटू, ये 2 और 3 का कर देते हैं, 2 3 6 इंटू, ये -7 है, ये भी -7 है पावर में, तो -14 हो जाएगी। और ये प्लस का 9 है, तो -14 और +9, 10 11 12 13 14 6 5, सर 5 उसमें, तो 10 की पावर -5 अपॉन, यहाँ पे 3 इंटू 10 की पावर -2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, और 10 की पावर -1 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -2। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का पावर में, जब यहाँ माइनस होता है तो ऊपर जाके प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो नीचे जाके ऊपर जाके माइनस का हो जाता है, तो हो जाएगा 10 की पावर 2। तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। हाँ जी, एक और अच्छे बच्चे हमारे, आपको मैं स्टोरी सुनाता रहूंगा, कॉपी चेक कर लेना मेरे बच्चों इसकी। एक ने तो न्यूटन की पता नहीं क्या फॉर्म, वो यूनिट लिख दिया है, कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ना क्या उसको कौन से, मतलब कौन से क्या क्या करके आया था पता ही नहीं, यूनिट ही गलत लिख देता हूँ। ऐसे ऐसे बच्चे हैं। तो आप तो नहीं हो ना वो बच्चे, क्या आप भी वही बच्चे हो? नहीं नहीं, आप ऐसे बच्चे हो, पूरे नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं करो, पूरा करो, प्रॉपर करो। छोटे छोटे से न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है, बच्चे न्यूमेरिकल के, न्यूमेरिकल आएंगे तो पता चलेगा, है ना। तो बोर्ड में ऐसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो ये कर लेना आप। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन हो गया अपना। 16 क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक तो टोटल 16 क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। एक बॉडी है जिसके ऊपर -80 माइक्रोकूलम का चार्ज है, आपको एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। कौन सी बड़ी बात है, हमें करते रहेंगे, आप बात कर रहे हैं, ऐसी बात है हमसे।
एक क्या बोला है इसमें, टोटल हमारे पास -80 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो हमको चार्ज दे रखा है, तो गिवन करके हम लिखेंगे चार्ज जो हमको दे रखा है दैट इज -80 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो का मतलब होता है बच्चों 10⁻⁻⁶ कूलम। गॉट इट। अब हमको इसके आगे क्या करना है, इसके आगे हमको क्या करना है, हमको निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमको एन फाइंड करना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना। तो ये सिंपल सा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का है, तो हम लिखेंगे वी नो दैट, फॉर्मूला वी नो दैट करके लिखा करो। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है। Q इक्वल टू है माइनस का 80 इंटू 10⁻⁻⁶ चार्ज इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब यहाँ पे माइनस का चार्ज है तो यहाँ पर भी माइनस ही आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को n मान लिया हमने, और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को हमने मान लिया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, जो कि होता भी। ठीक है, हम कूलम नहीं लिखेंगे बिकॉज हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, दिस एम्प्लाइज ये आ जाएगा 80 इंटू 10⁻⁻⁶ इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू एन। एन को मैंने पीछे लिख दिया कुछ नहीं। अब ये पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा, तो दिस एम्प्लाइज 80 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इज इक्वल टू आ जाएगा एन। डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो और बढ़ जाएगा। ठीक है, 16 से कैंसिल करेंगे, आपको 16 की टेबल नहीं आती 2 से कैंसिल कर लेना, 2 की तो आती होगी ना बच्चों, इतने तो पढ़े लिखे हैं अपन के, वो भी नहीं है, आती है, ठीक है, तो 2 से कर लेना। हमको 16 की आती है इसलिए हम 16 से कर रहे हैं, तो 16 5 से कितनी होती है 80 होती है, तो ये आ गया 50। ठीक है, तो दिस एम्प्लाइज ये हो गया 50 इंटू इन माइनस का 19 है ऊपर जाएगा, नहीं है माइनस का 19 है ऊपर जाएगा, तो वो हो जाएगा प्लस का 19। कितना हो जाएगा प्लस का 19, और जब प्लस 19 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 13 इज इक्वल टू एन। इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके पास, 50 इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉन्स, या किस बच्चों ने इसका आंसर दिया होगा 5 इंटू 10⁻14 इलेक्ट्रॉन्स, बोथ आर सेम, डोंट वरी, आपका आंसर सही है। अगर इस तरीके से सॉल्व किया है तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, आपने अगर नहीं भी कर पाया पेपर, मैंने पेपर की वीडियो भी डाल दी है, सॉल्यूशन की भी डाल दी है, अब मैं डे 5 की वीडियोस भी डाल दूंगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो पेपर, देखो नहीं करना चाहते हो वो आपकी प्रॉब्लम है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने अपना नंबर शेयर कर रखा है, इस वीडियोस में भी शेयर कर रखा है, और जो पेपर वाली वीडियो उसमें भी मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया है, वहां पर आप मुझसे बात कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, है ना। मैं आपको भले ही जूम क्लास से डायरेक्ट लाइव कर सकता हूँ अगर आपको वो है ना, अगर आपको बिल्कुल भी मतलब समझ में नहीं आती फिजिक्स, तो आप मेरे से लाइव क्लासेस भी ले सकते हो जूम पे या गूगल मीट पे, या जो मेरी एप्लीकेशन है वहां पर भी। ठीक है, लाइव क्लासेस हम ले सकते हैं, आमने सामने बैठ के बातें करेंगे, मजा आएगा, अलग ही जलवे होता है जब आमने सामने बैठेंगे, एक टीचर एक स्टूडेंट, है ना। चले, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस वीडियो में अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।